नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जिस जंग की शुरुआत आज के 9 दिन पहले हुई थी और अब कह सकते हैं कि 10वां दिन भी बीतने को है, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं है जहां शांति की कोशिश वास्तव में शुरू की जाए या की जाती हुई नजर आए। शायद जिस बात की दरकार है वो फिलहाल नहीं हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो कम से कम यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत मुसीबतों वाला है, क्योंकि 10वें दिन भी युद्ध की जो स्थिति है वो पूरी तरह से यूक्रेन की बर्बादी की कहानी कहती है। लेकिन जिस राष्ट्रपति को, अर्थात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को हीरो बताया जा रहा था, अब सच सामने आने लगा है, क्योंकि जेलेंस्की वास्तव में अमेरिका और नाटो देशों के पूरी तरह से हथियार के तौर पर काम कर रहे थे, रूस के खिलाफ लड़ने के लिए एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे। अब यह बात समझ में आने लगी। हम आपको यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एवी स्टार न्यूज का यह पक्ष रहा है कि जिस लड़ाई को यूक्रेन के लोगों के लिए लड़ा जा रहा है, वास्तव में वो लड़ाई गैर बराबरी की है, और उस लड़ाई का जो परिणाम होगा वो कम से कम यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत ही मुसीबतों वाला होगा। रूस के 12 शहर आज या तो आग के हवाले हैं, या तो वहां से धुएं उठ रहे हैं, या बड़ी बड़ी इमारतें आज खंडहर में तब्दील हुई देखी जा सकती हैं। लोग शरणार्थी के रूप में 4 बड़े देशों में जो यूक्रेन से सटे हुए हैं, पोलैंड, हंगरी, मोल्डोविया और बेल्जियम तक में जाकर के शरण लिए हुए हैं। एक अच्छे खासे खुशहाल देश के निवासी आज शरणार्थी होकर के जीने को मजबूर हैं। क्या यही कीमत है राष्ट्रपति जेलेंस्की को वॉर हीरो साबित करने की? सच ये है कि जिस जेलेंस्की को वॉर हीरो बताया जा रहा था वो नाटो के खेल की भेंट चढ़ गए, और अब तो जेलेंस्की क्या कुछ कह रहे हैं नाटो के बारे में ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उस नाटो का खेल पूरा हो गया है, और उस नाटो ने रूस की वास्तविक ताकत को देख लिया है, क्योंकि वो लड़ाई बराबरी की होती और सचमुच में उसमें जो तबाही होती, जो बर्बादी होती, वो पूरी दुनिया के शांति के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ये लड़ाई परमाणु युद्ध तक जाएगी ही नहीं, शायद जो बाइडेन ने भी समझ लिया, शायद नाटो के देशों ने भी समझ लिया। इसलिए क्या कुछ कहा जा रहा है नाटो की तरफ से, और जेलेंस्की नाटो पर इतना क्यों भड़के हैं, हम ये भी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए वस्तुस्थिति क्या है, और वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 10वें दिन की वो स्थिति जो सचमुच में जेलेंस्की ने जिस तरीके से यूक्रेन को बर्बाद करवाया है अपने अहंकार के आड़ में, उसकी कहानी पूरी आप देख सकते हैं। हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जेलेंस्की ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं। ये ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा होने का दावा, लेकिन जेलेंस्की की मांग नाटो ने ठुकरा दी है, और नाटो ने कहा है कि नो फ्लाई जोन की जो मांग कर रहे हैं जेलेंस्की वो पूरी नहीं हो सकती, और इसके पीछे की क्या सच्चाई है ये भी हम आपको बताएंगे। अगर फ्लाई जोन लागू होगा तो यूरोप में जंग अर्थात लड़ाई भड़क जाएगी, ये भी सच है। क्यों भड़क जाएगी ये हम आपको आगे बताएंगे। अगर नो फ्लाई जोन लागू कराया गया तो यूरोप में हिंसा होगी, जंग होगी, लड़ाई होगी। बिल्कुल सच कहा है नाटो प्रमुख स्टेनवर्ग, जो सब कुछ देखते हैं नाटो का पक्ष। जेलेंस्की ने नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी, और इसको नाटो ने इनकार कर दिया। और इसके साथ कुछ ऐसे पक्ष हैं जो हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। जेलेंस्की ये कहते हैं कि विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल अगर कराया गया तो पूरे यूरोप में युद्ध भड़क जाएगा।
वास्तव में जेलेंस्की इस बात को समझ ही नहीं पाए कि जिस बात को वो भड़का रहे हैं इसका आकलन यूरोप ने पहले ही कर लिया था और अमेरिका ने तो उसका आकलन बहुत अच्छी तरीके से कर लिया था। हम ये भी बताएंगे कि यूरोप और नाटो के देशों ने रूस की उस ताकत का अनुमान और उसका आकलन करने के बाद जेलेंस्की को अकेला छोड़ने का क्यों निर्णय लिया, और वास्तव में ये ऐसा किया ही जाना चाहिए था क्योंकि तब सचमुच में पूरा यूरोप खतरे के दायरे में आ जाता और नाटो ने रूसी हमलों को हरी झंडी दिखाई। अब जेलेंस्की इस बात को खींच में कह रहे हैं। यह भी आप देखिए, ये 10वें दिन के अब तक के बड़े अपडेट्स हैं। जेलेंस्की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जिस नाटो के गोद में वो खेल रहे थे अब उस पर वो नाराजगी जता रहे हैं और साफ कर दिया जेलेंस्की ने खीज में कि विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत नाटो ने दे दी। सच में उन्हें समझना चाहिए था कि जिस नाटो की गोद में वो खेल रहे थे उस नाटो की वास्तविक स्थिति रूस की पूरी सैन्य ताकत के सामने क्या है। इस बात का उन्हें शायद अनुमान नहीं था, शायद वो आकलन नहीं कर पाए। जिस नो फ्लाई जोन की बात कर रहे थे जेलेंस्की, उसकी सच्चाई यह है कि नो फ्लाई जोन अगर घोषित कर दिया जाए तो फिर कोई भी गतिविधि जो रूस की तरफ से 10 दिनों के दौरान की गई उस पे नाटो को एक्शन लेना पड़ेगा। और नाटो अगर एक्शन लिया तो 4 देश जो रूस के परमाणु हमले या पारंपरिक हथियारों के दायरे में आज और अभी हैं वो पूरी तरह से खतरे के दायरे में आ जाएंगे। और तब रूस ने पहले दिन से यह स्पष्ट किया था कि यूक्रेन और रूस के बीच में कोई भी देश, कोई भी संगठन आएगा तो रूस उसे अपने खिलाफ युद्ध शुरू किया जाना मानेगा और फिर अपने संप्रभुता और अपनी रक्षा के लिए वो आवश्यक कार्रवाई करेगा। सच में अगर आप इस स्थिति को समझें, इस खबर को समझें तो इसकी परिस्थिति और वस्तु स्थिति क्या है और क्यों जेलेंस्की को अकेला बिल्कुल स्पष्ट तौर पर छोड़ने का निर्णय लिया गया, ये हम आपको बताते हैं। वास्तव में 9वें दिन या 8वें दिन की दरमियानी रात और 9वें दिन की अल सुबह जो कुछ भी रूस की तरफ से किया गया वो संकेत दिया गया पूरी दुनिया को और विशेष करके अमेरिका को, नाटो को, जो पूरी तरह से रूस को देख लेने की धमकी दे रहे थे। और तब रूस ने बताया कि वो ऐसे ही नहीं कह रहा है कि वो परमाणु युद्ध शुरू करेगा, बल्कि उसने सांकेतिक तौर पर एक ट्रेलर दिया कि ज़ैपोरिज़िया के उस परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया जो यूरोप का और पूरी दुनिया के 10 बड़े परमाणु केंद्रों में से एक है। और वहां पर रूसी पैदल सेना ने फायरिंग करके उस पर कब्जा किया। अगर रूस को उसे तबाह करना होता तो उसे किसी मिसाइल से या रॉकेट हमले से क्षणों में, सेकंडों में तबाह कर सकता है क्योंकि उसकी मिसाइलें 12 से अधिक शहरों पर गिर रही हैं। लेकिन ज़ैपोरिज़िया पर मिसाइल अटैक नहीं किया गया। कारण समझिए, कारण नंबर 1, अगर ज़ैपोरिज़िया पर कोई भी हवाई हमला किया जाता तो वहां के 6 रिएक्टर से जो विकिरण होता उससे पूरा यूरोप और खास करके पोलैंड, हंगरी तो पूरी तरह से तबाही के दायरे में आ जाते। और जिस बात को जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन के 6 पावर प्लांट पूरी तरह से रूसी हमले के दायरे में हैं, सच में रूसी सेना उस पर हमले नहीं करना चाहती बल्कि उस पर कब्जा कर लेना चाहती है। और यह बात अमेरिका ने समझ लिया कि रूस किसी भी कीमत पर हारे हुए जेलेंस्की को यह मौका नहीं देना चाहता कि वो अपने परमाणु केंद्रों पर, पावर प्लांटों पर विस्फोट करा दें। और इसी विस्फोट को रोकने के लिए रूस की सेना उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कब्जा कर रही है हमला करके, न कि उसको तबाह कर रही है। ये वो ट्रेलर था जब पुतिन ने बताने और दिखाने की कोशिश की कि अगर फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और तमाम वो देश यूरोप के नहीं समझे तो ट्रेलर तो ये झांकी है, वास्तव में रूस जो कुछ भी कर सकता है वो अभी बाकी है। और यह संदेश जो बाइडेन ने समझा और इसका जब आकलन किया उनके परमाणु विशेषज्ञों ने, तो यह माना गया कि रूस कुछ ही घंटों में आधे यूरोप को तबाह कर देने की स्थिति में है और उसकी तैयारी कर ली गई। और इसके बाद
नाटो की तरफ से बाकायदा यह बयान दिया गया कि कोई भी सैन्य हमला, कोई भी हवाई आक्रमण नाटो की तरफ से नहीं किया जाएगा। जबकि खबरें यह आ रही हैं कि जर्मनी ने तैयारी कर ली, फ्रांस ने तैयारी कर ली, हंगरी ने तैयारी कर ली, ब्लैक सी से कुछ स्वीडन के विमानों पर नजर रखी जा रही थी जिसको रूस ने गिरा दिया। रूस ने कोई भी ऐसी भड़काऊ कार्रवाई फिलहाल नहीं की है। युद्धरत दो देशों के बीच जब इस तरह से खबरें चलाई जाती हैं तो प्रोपेगेंडा के तहत वो कुछ खबरें जिनकी वास्तविक स्थिति ये है। और अगर वास्तव में पूरी ताकत के साथ नाटो को आगे आना होता, अमेरिका को आगे आना होता, तो ज़ैपोरिज़िया पर जब उनकी पैदल सेना ने अटैक किया, उस पावर प्लांट को जब कब्जे में लिया, तो यह परमाणु हमला मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई आक्रमणकारी सेना को वहां पर विस्फोट करके पूरे यूक्रेन में विकिरण फैला देने की एक बहुत आसान कोशिश बिल्कुल सफल हो सकती थी। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। शायद रूस ने इस बात का संदेश दिया कि वो कोशिश जो की जा रही है वो न करेगा न करने देगा। और अब यह साबित हो रहा है कि रूस किसी भी बड़े खतरे को टालने की अभी भी कोशिश कर रहा है। और इस बात को अमेरिका ने और वो तमाम देश जो नाटो की आड़ में और जेलेंस्की को मोहरा बना करके रूस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं रूस के किसी पक्ष को रखने के लिए, लेकिन सैन्य विज्ञान के हिसाब से जो सच है, जो वास्तविक विश्लेषण है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जेलेंस्की एक न एक दिन ये आप सबके सामने सच आएगा कि जिन्हें आज वॉर हीरो करार दिया जा रहा है, शायद आने वाले समय में यही नाटो के सदस्य, यही अमेरिका उन्हें वॉर क्राइम को आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करने वाले एक नेता के रूप में देखें और कहें। जिस यूरोपीय यूनियन ने जेलेंस्की के संबोधन पर खड़े होकर के वहां के सांसदों ने तालियां बजाई, शायद वो जेलेंस्की को दोषी करार दें। ये बदली हुई परिस्थितियां रूस के ताकत के कारण, रूस के उस जिद के कारण, जिसमें रूस ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी संप्रभुता इसलिए खतरे में थी क्योंकि उसके द्वार पर, उसके बाउंड्री पर नाटो आकर के अगर बसेगा तो वो अपनी ताकत के खिलाफ एक बड़ा हमला मानेगा और तब वो ताकत का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने इस बात को समझा, नाटो के सदस्यों ने इस बात को समझा और इसीलिए जेलेंस्की की उस मांग को पूरी तरह से नकार दिया जिसमें जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। दूसरी बात, ये किसी ने भी नहीं समझा कि पूरे एयर स्पेस को, एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने दूसरे दिन ही खत्म कर दिया था, फिर एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित करने की स्थिति नहीं। आपकी जानकारी के लिए हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जमीनी तौर पर पूरे यूक्रेन पर अभी कब्जा भले ही ना हुआ हो, लेकिन एयर स्पेस और उनके एयर रूट पर पूरी तरह से रूस का कब्जा है। और उस कब्जे पर अगर कोई देश उसका उल्लंघन करता है तो चूंकि रूस इस समय युद्ध की घोषणा कर चुका है, इसलिए वो लड़ेगा और उन हेलीकॉप्टर्स को या किसी भी फ्लाइट्स को या किसी भी रॉकेट या प्रक्षेपास्त्र हमले के खिलाफ वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी प्रयोग करेगा। और उस स्थिति में फिर यूक्रेन नहीं, पूरा यूरोप जद में आ सकता है और शायद यूरोप का हर देश इस बात को अब समझने लगा है। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मनी, ये सब यूक्रेन को मानवीय सहायता, सैन्य सहायता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जेलेंस्की की हर उस मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं जिससे बर्बादी और तबाही यूक्रेन की सीमा को पार करके यूरोप तक पहुंच जाए। और अमेरिका भी जान रहा है कि अगर उसने थोड़ी सी भी गलती आमने सामने आने की तो फिर लॉन्ग रेंज की वो परमाणु मिसाइलें चलने में देर नहीं होंगी लगेंगी, जिसके छूटते ही पल भर में आधा अमेरिका समाप्त हो सकता है, जिसके छूटने पर आधा रूस बर्बाद हो सकता है। ये सब स्थितियां अब स्पष्ट हैं और चूंकि व्लादिमीर पुतिन जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका उनके नियत को, उनके जिद को और उनके डिटर्मिनेशन को
पक्के आत्मविश्वास को समझ चुका है और वॉर की स्थिति में जब इसका मूल्यांकन किया जाता है तो यह भी सिद्धांत के मुताबिक सच है कि फिर वॉर करने वाला पूरी तरह से पुख्ता तौर पर आगे बढ़ने पर आमादा है। शायद इसका आकलन अब अमेरिका ने भी कर लिया है और वो तमाम देश जो यूरोप के हैं और पूरी तरीके से जेलेंस्की के साथ खड़ा होता हुआ अपने आप को दिखा रहे हैं। पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं और जेलेंस्की गुस्से में, झल्लाहट में, नाराजगी में वो सारी बातें कर रहे हैं। अब एक दूसरी खबर पर हम चर्चा करना चाहते हैं जो फिलहाल प्रोपेगेंडा के तहत पिछले 11 घंटों से चली, और वो कि जेलेंस्की ने देश छोड़ दिया है। ये आधार था स्पुतनिक का, ये आधार था तास का, और ये आधार रशियन विदेश मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बाद उनके एक मंत्री का था। लेकिन इस तरह के बयान वॉर के समय में किए जाते हैं। जेलेंस्की ने देश छोड़ा है या नहीं, ये एक मुद्दा रह ही नहीं गया, क्योंकि वो राष्ट्रपति जो पूरे देश को आगे बढ़ा रहा था, उसके 13 शहर, 13 राज्य पूरी तरह से बर्बादी और तबाही के कगार पर अब खड़े हैं। सप्लाई लाइंस कट चुकी हैं। उनकी आर्मी अपने बहादुरी, अपने आत्मविश्वास के आधार पर अंतिम क्षणों तक लड़ाई लड़ रही है और आगे बढ़ती हुई रूसी सेना को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा रही है, लेकिन उसकी कीमत यूक्रेन का हर वो शहर अदा कर रहा है जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। क्या खार्किव और क्या सुमी और क्या वो अन्य शहर जिसमें दोनेत्स्क, लुहांस्क और उस आगे बढ़ते हुए पश्चिमी क्षेत्र के वो राज्य जो अभी तक युद्ध के विभीषिका से दूर थे, अब वो भी उसकी जद में आते जा रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि आने वाले समय में यूक्रेन में वही होगा जो रूस चाहेगा, क्योंकि एक बात अब स्पष्ट तौर पर मान लीजिए कि इस लड़ाई में अमेरिका, नाटो, यूरोप का कोई देश या तो सम्मिलित रूप से या अकेले लड़ने आने वाले नहीं हैं। न तो वो एयर स्ट्राइक करेंगे, न वो जमीनी तौर पर आकर के यूक्रेन में अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि रूस ने परमाणु हमले की जो धमकी दी थी उसका एक ट्रेलर दिया। ज़पोरिज़िया के उस परमाणु प्लांट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अगर वो हमला होता तो रूस की ये गलती हो जाती, लेकिन रूस ने उस पर हमला करके कब्जा कर लिया और कुछ ही दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाकी बचे 4 परमाणु प्लांट्स पर उसका हमला होगा और वो उसको अपने कब्जे में करेगा। और उस स्थिति में पूरे यूक्रेन को कुछ ही घंटों में अंधेरे में रखा जा सकता है। वहां के हर शहर अंधेरे में चले जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं, अगर रूस ने वहां के पानी, वाटर सप्लाई, वहां की खाद्य सप्लाई, बिजली सप्लाई को काट दिया तो फिर यूक्रेन कितने वर्षों पीछे चला जाएगा। उसकी वर्तमान जिंदगी, वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी दर्द भरी और कितनी खौफनाक होगी, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इन स्थितियों में भी रूस की तरफ से कुछ घंटों के लिए समय समय पर सीज फायर की घोषणा भी की जा रही है, ताकि जो देश उसका साथ देते हुए दिख रहे हैं और वो ये दिखाना चाहता है कि युद्ध की स्थिति में भी रूस मानवीय पहलुओं को समझ रहा है, इसलिए बाहरी देश के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए, उन्हें सेफ पैसेज देने के लिए एक घोषणा 10वें दिन भी की गई कि जो भी नागरिक बाहरी देशों के हैं या यूक्रेन के हैं वो शहरों को छोड़ करके जा सकते हैं और कुछ घंटे तक इन क्षेत्रों पर न तो हवाई हमले होंगे, न तो आगे बढ़ते हुए पैदल सेना की कोई डिवीजन उस पर हमला या उनके किसी भी मूवमेंट पर हमला करेगी। अंततः ये सच है कि खार्किव से लेकर कीव, सुमी, ज़पोरिज़िया और वो तमाम क्षेत्र जो रूसी पैदल सेना और हवाई आक्रमण की जद में हैं, वो पूरी तरह से तबाह किए जा रहे हैं। सप्लाई लाइन को ध्वस्त किया जा रहा है। इसलिए आक्रमण रुके नहीं है, लेकिन कुछ एरिया में सेफ पैसेज देने के लिए ये घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन अभी न तो जेलेंस्की के भागने की खबर आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो सकी है, क्योंकि अगर वो जाकर के पोलैंड में रुकते तो इस कदर वो बयान न देते, खास करके अमेरिका के खिलाफ या नाटो के खिलाफ।
इन परिस्थितियों में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जेलेंस्की कहां हैं, किन स्थितियों में हैं और किन स्थितियों में आगे बढ़ते हुए वो यूक्रेन को आगे लड़ने का भरोसा दिला रहे हैं, कितना उन्हें सहायता मिल रही है। ये सब खबरें प्रतिदिन चल रही हैं, लेकिन इतना तय है कि अब यूक्रेन को पिटता हुआ पूरी दुनिया देखेगी। ये और बात है कि यूक्रेन कब रूस के कब्जे में आता है, लेकिन फिलहाल कीव पर आगे बढ़ती हुई सेना का कब्जा हो पाया है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि अभी युद्ध का अंत होने में समय है, क्योंकि ये लड़ाई रूस को 15 दिनों तक चलानी है और उस 15 दिन में वो यूक्रेन की पूरी रीढ़ तोड़ देंगे और यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा वहां के सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं, समझते हैं और उसी आधार पर उनकी पूरी रणनीति बनाई गई है। 10वें दिन की ये स्थिति है और उन बयानों की मायने और उसके तह तक जाने की हमने कोशिश की है। फिलहाल इन सभी पक्षों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि आने वाला समय न सिर्फ यूक्रेन के लिए परेशानी भरा हो सकता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और बड़े संकट आने वाले हैं, जिसमें तेलों के दाम, खाद्य तेलों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल और खाने के तेल की कीमतें रूस, यूक्रेन या यूरोप के उन देशों के कारण बढ़ेंगी और उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा, पूरी दुनिया को उस विभीषिका को झेलना पड़ेगा। लेकिन भारत की फिलहाल कोशिश यही है कि उसके छात्र और नागरिक जितनी भी संख्या में फंसे हैं, जिस तरह से रूस और यूक्रेन दोनों की सरकारें सेफ पैसेज देने के लिए पूरी तरह से सहमत हैं, और उस स्थिति में हम चलते चलते आपको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि आज 10वें दिन या 11वें दिन की शुरुआत के बीच में एक बार फिर यूक्रेन और रूस की वार्ता शुरू हो सकती है। लेकिन उस वार्ता का क्या परिणाम होगा, इसके बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डेडलॉक खत्म होने में यह समय लगेगा। हम फिर एक बार कह रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जेलेंस्की की जिद और राष्ट्रपति पुतिन की पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको हरा देने का संकल्प। और इसी लड़ाई में बाजी कौन मारेगा ये हम आप सभी समझ रहे हैं, लेकिन तबाही हो रही है तो यूक्रेन की और यूक्रेन के निवासियों की। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।